Assalamualaikum. Welcome to another tutorial, and in this tutorial we will learn about structure in C, how to initialize a structure, how to use what is a structure. So we will learn all about the structure in this tutorial. So let's get started. So firstly, what is a structure? Basically, structure in C is a user-defined data type that enable us to store the collection of different data types. Each element of a structure is called a member. Structures can simulate the use of classes and template as it can store various information. For example, जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ, मुझे जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। मुझे सी के अंदर जो है वो एक ऐसा डेटा लेना है जिसमें मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, उसके जो है वो मार्क्स चाहिए, इसी तरीके से मुझे उसका टोटल फाइंड आउट करना होगा, फिर मुझे उसका परसेंटेज निकालना होगा। या अगर मुझे कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है तो मुझे एम्प्लॉय आईडी की नीड है, एम्प्लॉय नेम की नीड है, एम्प्लॉय सैलरी की नीड है। तो एम्प्लॉय आईडी एक अलग डेटा टाइप लेता है। एम्प्लॉय नेम के लिए हम अलग डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे सी में। एम्प्लॉय सैलरी के लिए हम अलग डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे सी में। तो जब आपको एक एम्प्लॉय की एक इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है सी में, लेकिन हमारे पास के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम इस काम के लिए सी में स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो हमें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाता है। ठीक हो गया, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर करवाता है। सो बेसिकली स्ट्रक्चर खुद भी एक डेटा टाइप है जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी जो हम डिफाइन करेंगे हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नहीं समझ आ रहा कोई मसला नहीं है, जब हम फर्दर इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अच्छा जी, तो इस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो डिक्लेयर होता है। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करवाना है स्ट्रक्ट कीवर्ड से। स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग रखेंगे। मैंने जब भी आप लोग को वेरिएबल से रिलेटेड वीडियो बनाया है, वेरिएबल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल का नाम जो है वो आपका अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी आपकी जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्टूडेंट का नाम इनपुट लेना है तो मैं वेरिएबल का नाम स्टूडेंट नेम रखूँगी, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा उसको समझने के लिए। इसी तरीके से स्ट्रक्चर है, आपने सबसे पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। उसके बाद आपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपना सारा डेटा लेना है विद डेटा टाइप। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे अगर एम्प्लॉय का डेटा लेना है तो मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए होगा, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय सैलरी की नीड होगी। हम इसको जो है वो डिफाइन करेंगे। आपने स्ट्रक्चर को जो है वो मेन से पहले जो है वो डिफाइन करना है, यानी हमें स्ट्रक्चर को मेन से पहले हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्ट का कीवर्ड। स्ट्रक्ट के कीवर्ड के बाद हम अपना स्ट्रक्चर का नाम देंगे। जो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैंने अपने स्ट्रक्चर का नाम रख दिया एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पर अपने मेंबर्स नेम लूँगी, यानी मुझे इंट एम्प्लॉय आईडी की नीड है। ठीक हो गया, इसके साथ मुझे एम्प्लॉय नेम की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लिया। इसी के साथ साथ मुझे सैलरी की नीड है, तो मैंने सैलरी के लिए जो है वो डेटा टाइप ले लिया फ्लोट सैलरी। अच्छा, सी के अंदर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हमें यूज़र की इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम इस तरीके से अलग अलग डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हुए ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। तो बेसिकली ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्ट के कीवर्ड के अंदर मैंने अपने सारा जो स्ट्रक्चर है और जो उसके मेंबर्स हैं, यानी ये हमारे पास मेंबर्स हैं और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है पूरा, जिसको मैंने डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें,
मैंने यहाँ पर आपको बैकएंड बता रही हूँ, यानी मेमोरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह अपना स्पेस मेमोरी में किस तरीके से लेगा और उसका काम किस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन मैंने ले लिया, इंट आईडी, करेक्टर नेम, फ्लोट, सैलरी मैंने ले ली। ठीक है, अब ये देखें आईडी हमारे पास 4 बाइट्स लेती है, तो यानी मेमोरी के अंदर मेरे पास स्ट्रक्चर की पूरी एक स्पेस आई जिसके अंदर मेरे पास आईडी की 4 बाइट्स है, करेक्टर नेम की मेरे पास 10 एरे हैं क्योंकि मैंने 20 लिया तो उसने मेरे 20 ले लिए, और फ्लोट की उसने मेरे लिए ये वाले बाइट्स स्टोर करवा लिए, 4 बाइट स्टोर करवा ली उसने फ्लोट के। तो टोटल साइज जो मेरे स्ट्रक्चर का है, यानी स्ट्रक्ट का जो टोटल साइज मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है, यानी स्ट्रक्चर का जो टोटल साइज मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है वो कितना स्टोर हुआ, 18 बाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी के अंदर आपकी जो वैल्यूज हैं वो जो स्ट्रक्चर है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बैकएंड पे मेमोरी में इस तरीके से स्टोर है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया पूरा, यानी स्ट्रक्चर किस तरीके से आपने डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, वो सारी चीज़ें हो गई। स्ट्रक्ट के कीवर्ड से आपने अपना स्ट्रक्चर पूरा बताना है और अपने मेंबर्स लिखने हैं जो आपने जिसकी नीड है। अगर आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस हिसाब से अपने मेंबर्स बताएंगे, अगर आपको कोई रिकॉर्ड कीपिंग बुक का करना है तो आप उस हिसाब से उसके मेंबर्स को लेंगे। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, यानी ये तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमें इसकी वेरिएबल्स की नीड है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे मेन में। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दो तरीके से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर इनिशियलाइज करेंगे या डिक्लेयर करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है कि हमें इन मेंबर्स की नीड है, अब हम उसका वेरिएबल बताएंगे। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, कितने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, 1 की चाहिए, 2 की चाहिए, 3 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, जितने भी आपको एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए आपने अपने अपने वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, यानी ये तो स्ट्रक्चर था, अब ये वो वेरिएबल्स है जिसके थ्रू डेटा स्टोर होगा। वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारी वैल्यूज स्टोर होती हैं। ठीक है, यानी अब हम इन वेरिएबल्स के थ्रू इनके जो मेंबर हैं उनको एक्सेस करेंगे। एक तरीका स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिफाइन करने डिक्लेयर करने का ये तरीका है। दूसरा वे इसका क्या है, आप यहीं पर ही बता दें कि आप कितने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं इसी के साथ साथ, यानी आपने स्ट्रक्चर बता दिया, उसी के साथ साथ आपने उसके वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। ठीक हो गया, एक तरीका ये है। ठीक है, आपको जो तरीका आसान लगता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम हमारे मेन में आते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, और यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रिंट एफ एंटर एम्प्लॉय 1 आईडी। ठीक है, स्कैनफ पर्सन डी कॉमा E1 डॉट EMP ID। स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी मेरे पास जो पहले एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है वो वेरिएबल उसका है E1 डॉट एम्प्लॉय ID। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो है वो एंटर एम्प्लॉय नेम स्कैनफ पर्सन एस E1 डॉट, ये देखें ये अपने मेंबर्स को खुद ही एक्सेस करवा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपने सैलरी लेनी है, एंटर
scanf परसेंट, फ्लोट के लिए लेंगे, फ्लोट के लिए परसेंट f, और हम यहाँ पर ले लेंगे e1 डॉट सैलरी। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर्स के जो मेंबर्स हैं इनको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है। E1 जो है वो वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर हम वैल्यूज इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं, यानी इस एम्प्लॉय के डॉट एम्प्लॉय आईडी, इस वेरिएबल में डॉट एम्प्लॉय नेम, इस वेरिएबल के डॉट एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली स्ट्रक्चर के मेंबर्स को इस्तेमाल करते हैं और इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर की वैल्यूज को यूजर से इनपुट लेंगे। अब हमें प्रिंट करवानी है वैल्यूज, तो प्रिंट करवाने के लिए परसेंट द आईडी इज परसेंट डी, और इसी तरीके से जिस तरीके से उप्स यहाँ पे हमने जो है वो M% नहीं लिया, अच्छा जी इसके लिए नहीं लेंगे, इसके लिए लेंगे। ठीक है, स्कैनर में अब हमें वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले के लिए भी जाहिर सी बात है सेम वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, एम्प्लॉय आईडी printf परसेंट s e1 डॉट एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे कॉमा। ठीक हो गया। इसी तरीके से सैलरी, सैलरी परसेंट f एम्प्लॉय e1 डॉट सैलरी। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा कि आपने स्ट्रक्चर किस चीज़ के लिए बनाया है। ये जो है वो हमारे स्ट्रक्चर का नाम है, ये उसके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मैं आपको इसके जो टर्म्स हैं वो भी बताती चलूँ। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे इसके वेरिएबल्स बना लिए स्ट्रक्चर के, यानी आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स यहाँ पर भी दे सकते हैं और वहाँ पर अंदर मेन में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्ट्रक्चर के मेंबर एक्सेस करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और उसी तरीके से ये वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ली है, इसीलिए हमने E1 का इस्तेमाल किया है। हम जितने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन लेंगे हम उस तरीके से उसके वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड एम्प्लॉय के लिए E2 ले लेंगे और थर्ड एम्प्लॉय के लिए E3 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसको प्रिंट करवा दिया और एंटर एम्प्लॉय आईडी 12, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। ये देखें, एम्प्लॉय आईडी इज 12, एम्प्लॉय नेम दिस, सैलरी दिस। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक सिंपल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आई है, सिंगल एम्प्लॉय की। अगर आपको मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी तरीके से फिर एम्प्लॉय 2 के लिए E2 का इस्तेमाल करेंगे, एम्प्लॉय 3 के लिए E3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी एग्जाम्पल एक सिंपल स्ट्रक्चर की, यानी हमने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे किया। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल सिंपल स्ट्रक्चर की। अब हम जो है वो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे, जो है हमारे पास स्ट्रक्चर विद एन एरे। ठीक है, यानी आप एरे के साथ स्ट्रक्चर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हमने स्ट्रक्चर में एक सिंपल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ली। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन की नीड होगी तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एरे का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर भी आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 लेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर E1 के लिए लिया, देन आपने E2 के लिए, फिर E3 के लिए, इस तरीके से आपने मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन के लिए इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, लेकिन जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम स्ट्रक्चर के साथ एरे का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर के साथ एरे का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को उसी तरीके से डिफ़ाइन करना है जैसे हमने करना है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल लेना है वो हमें लेना है एरे वेरिएबल। ठीक हो गया,
मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया एम्प्लॉय और मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, यानी मैं यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर हम यहाँ पर जो है वो printf और scanf का इस्तेमाल करेंगे और अपना जो है वो यूज़र से इनपुट लेंगे और हमारे जितने चाहें हम उतने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन लेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन ले रही हूँ। अच्छा जी, तो हमें इन सब की नीड नहीं है, ठीक है, हम ये सब हटा देते हैं। ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर की एग्जांपल थी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे printf लगा लेते हैं। printf एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 4 एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से दे दिया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, एरे के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए, एरेस के लिए आउटपुट के लिए हमें जो है वो लूप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4, i लेस देन इज इक्वल्स टू 4, नहीं i लेस देन 4 और i प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हमसे इनपुट लेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लगाना है printf एंटर एम्प्लॉय id, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ %d और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ i, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कौन से एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे लगा लेना है scanf और scanf के साथ हमने यहाँ पे दे दिया %d कॉमा। अच्छा जी, अब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू किस तरीके से वैल्यूज़ को रिकॉर्ड सेव करवाएंगे। डॉट ऑपरेटर से हम जो है वो इसके मेंबर्स को एक्सेस कर रहे थे, डॉट ऑपरेटर से हम इसके मेंबर्स को एक्सेस कर रहे थे। तो हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, एम्प्लॉय है। तो आपने कहना है एम्प्लॉय एरे ऑफ आई, ठीक है, डॉट एम्प्लॉय आईडी, यानी जब जब आपका लूप चलेगा, ठीक है। मैंने लूप से रिलेटेड भी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है सी में, आप उसको जाए विजिट करें और लूप को एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो लूप हमारे पास जब जब एग्जीक्यूट होगा, यानी ये लूप की प्रोसेसिंग जब जब होगी, तब तब हमारे पास आई की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में वो आई में 0 लेगा, सेकेंड टाइम में वो 1 लेगा, थर्ड टाइम में वो 2 लेगा, फोर्थ टाइम में वो 3 लेगा, लेस देन 4 टाइम्स चलेगा और वो 4 एम्प्लॉयज़ की रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। ठीक हो गया, हम यहाँ पे लगा देते हैं %, ठीक है। अब हम इसी तरीके से एम्प्लॉय नेम करेंगे, इसी तरीके से एम्प्लॉय सैलरी करेंगे। एम्प्लॉय नेम डॉट एम्प्लॉय नेम और यहाँ से हम ये रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे %। अच्छा, यहाँ से मैंने % का साइन क्यों रिमूव किया, स्ट्रिंग के मेरे लेक्चर में ये पूरी वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है कि स्ट्रिंग को आप किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेते हैं और स्ट्रिंग को आप किस तरीके से डिस्प्ले करवाते हैं, तो आप वो जाके विजिट करें। इसी तरीके से फिर हम करेंगे एम्प्लॉय सैलरी, और %f %, और यहाँ पर हम कर लेंगे डॉट सैलरी, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए यूज़र से इनपुट। अब हम जो है वो करेंगे \n लगा देते हैं हम यहाँ पे, \n
\n। अब हम यहाँ पे फर्दर मूव करेंगे और अब हम डिस्प्ले करवाएंगे हमारी वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए अच्छा जी, वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमें लूप का इस्तेमाल करना है। तो हम ये सिंपल लूप को करेंगे कॉपी, यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। अब हमें यहाँ पे scanf की ज़रूरत, चलो कॉपी छोड़ें, डायरेक्टली हम यहाँ पे एक और लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4 और i प्लस प्लस। अच्छा जी, मैंने जब आप एरे का इस्तेमाल करते हैं तो यूज़र से इनपुट के लिए भी लूप का इस्तेमाल होता है और डिस्प्ले करवाने के लिए भी लूप का इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली printf एम्प्लॉय id %t कॉमा एम्प्लॉय array of i dot id। इसी तरीके से अच्छा यहाँ पे हम %d लगा देते ताकि हमें एम्प्लॉयज़ का पता चले, ठीक है, यानी एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हम एम्प्लॉय नेम प्रिंट करवाएंगे। एम्प्लॉय नेम प्रिंट करवाने के लिए printf का हम इस्तेमाल करेंगे, एम्प्लॉय नेम और %s। एक %d तो हमारे पास लूप के लिए है, दूसरा हमारे अपनी वैल्यू इनपुट डिस्प्ले के लिए है, डॉट amp नेम। ठीक हो गया। इसी के साथ हम दोबारा से जो है वो इसको प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे हमारे पास होगा एम्प्लॉय सैलरी %d %d और सैलरी के लिए f का इस्तेमाल होगा और यहाँ पर हम जो है वो अपना सैलरी ले लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने जो है वो स्ट्रक्चर विद एन एरे का इस्तेमाल करते हुए 4 एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को इनपुट लिया, इसी के साथ साथ हमने इसको डिस्प्ले करवाया। स्ट्रक्चर विद एन एरे में कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, जिस तरीके से सिंपल स्ट्रक्चर है उसी तरीके से फिर आपने एरे का इस्तेमाल कर लेना है और अपना एरे डिफाइन कर देना है। और जब आप इनपुट लेंगे तो एम्प्लॉय आई ऑफ emp id इस तरीके से वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे और इसी तरीके से वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, तो ये देखिए कह रहे हैं एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 4 एम्प्लॉय, एंटर एम्प्लॉय आईडी नंबर 0 आ रहा है, मैंने कहा 12। इसके बाद वो क्या कह रहा है, एंटर एम्प्लॉय नेम, मैंने एम्प्लॉय का नाम एंटर कर दिया। इसके बाद वो कह रहा है एंटर एम्प्लॉय सैलरी। अब देखें उसने मुझसे सेकंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ली, उसकी आईडी दे दी हमने 13 और उसका नाम हमने दे दिया असद, उसकी सैलरी हमने दे दी 34,000। फिर इसके बाद उसने हमसे दूसरी आईडी पूछी, हमने उसकी आईडी दी। इसके बाद हमने उसका नाम दे दिया 7, उसकी हमने सैलरी बता दी। इसी के साथ साथ उसने हमसे दूसरी आईडी पूछी, हमने आईडी दी, उसका नाम बताया, हमने उसकी सैलरी बताई हमने, ये देखें। फिर इसी के साथ हमारे इस तरीके से एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आई है। अच्छा, ये जो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आई है ना, देखें एम्प्लॉय आईडी
फिर एम्प्लॉय का नाम, फिर उसकी सैलरी। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं \n लगाती हूँ, इससे आपको सही डेटा जो है वो डिस्प्ले होगा। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर जो है वो \n का इस्तेमाल कर दिया है। अब वो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले करेगा। मैं फिर से एग्जीक्यूट कर रही हूँ। एम्प्लॉय नंबर 1 की मैंने आईडी दे दी और उसका मैंने नाम दे दिया एम्प्लॉय नंबर, फिर उसकी सैलरी दे दी मैंने, फिर इसी के साथ साथ मैंने दूसरे एम्प्लॉय की आईडी एंटर की और उसका नाम एंटर किया, उसकी सैलरी एंटर कर दी, फिर मैंने आईडी, नेम, सैलरी, आईडी, नेम, सैलरी। ये देखिए, ये हमारे पास एक एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड आया, फिर दूसरे एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड, फिर थर्ड एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड, फिर फोर्थ एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड। तो ये स्ट्रक्चर विद एन एरे का हमने इस्तेमाल करते हुए एम्प्लॉय रिकॉर्ड हमने जो है वो मेंटेन किया है। तो सी में स्ट्रक्चर की जो है वो ये एग्जांपल है, या इस तरीके से स्टेटमेंट को मैंने जस्टिफाई किया कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सी में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करें। तो डिफरेंट डेटा टाइप को इस्तेमाल करना है और अपनी डेटा टाइप बनानी है स्ट्रक्चर के नाम से, और इस तरीके से आप जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर विद एन एरे का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर को पूरे तरीके से हमने एक्सप्लोर किया है, और ये इसकी एग्जांपल्स थी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हमने इसको एक्सप्लोर किया है। तो आप इसी के साथ साथ अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करें और सीखें। कोई भी इशू आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।